हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर और हुमायूं के बारे में। तो बाबर जो है आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और ये सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेम की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो बाबर आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके 2 लेक्चर जो होंगे वो आपके हुमायूं से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह आपका चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उस पूरी प्लेलिस्ट को दोबारा देखिए 2x स्पीड पर और उसके बाद अपनी बुक को रीड कीजिए। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर होगा और नोट्स आप अपने साथ साथ बनाते जाइए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बाबर के बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था। देखिए, इस तरह मैंने आपको बताया था। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सेकंड लेक्चर हमारा जो हुआ था फरगना और समरकंद को किस तरह बाबर ने खो दिया था, ये आपको मैंने सेकंड लेक्चर में करवाया था। बाबर का निर्वासन काल, बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण कौन कौन से थे और बाबर के आक्रमण के समय उस समय जो भारत था 1526 में वो किस तरह का था, तो ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। और बाबर के भारत पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे ये भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि बाबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी थी। आप सबको पता है कि जब हम इस बुक को रीड करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रमुख विजयों में ही पानीपत का युद्ध आ जाता है। तो ये डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने। अब देखिए, मैं बुक की तरह यहाँ पर नहीं लिख सकती। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक को आप रीड ज़रूर करेंगे, तभी आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चैनल से नए जुड़े हैं तो सब कुछ आपको क्लियर तभी होगा जब आप खुद बुक से रीड करेंगे। सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो बाबर की प्रमुख विजय में सबसे पहले हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध की, जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इसके 4 प्रमुख युद्ध थे, जिसमें सबसे पहला युद्ध जो था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, हम बाबर और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था जो कि यहाँ इस युद्ध में हार गया था और बाबर यहाँ पर जीत गया था। लेकिन 21 अप्रैल 1526 पर जाने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक चलते हैं और देखते हैं कि बाबर पहले कहाँ पर था। तो देखिए, 1519 से लेकर 1525 तक भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर इसने 4 आक्रमण कर लिए थे। डेट आप याद रखेंगे, 1519 से 1525 तक जो बाबर था इसने पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर 4 आक्रमण कर लिए थे 1526 में जाने से पहले। पानीपत के प्रथम युद्ध करने से पहले 4 युद्ध ये ऑलरेडी कर चुका था और ये आपके भारत में आक्रमण कर चुका था, लेकिन वो इतने सफल नहीं रहे। लेकिन इसमें इसको ये एहसास हो गया कि भारत की स्थिति क्या है। वो आंक रहा था कि हाँ भाई, मुझे अब आगे क्या करना है। तो भारतीयों की युद्ध परिस्थितियों से वो बिल्कुल इन सालों में परिचित हो गया था। अब ये बात नहीं है कि डायरेक्ट वो 1526 में ही एंट्री उसने करी और वो डायरेक्ट ही इब्राहिम लोदी से जीत गया। नो, उसने इतने साल भारत में इन्वेस्ट किए हैं, भारत की परिस्थिति को समझा, उसके बाद जाके इसने इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, और इसको किसने इनवाइट किया था? बाबर को। इब्राहिम लोदी के चाचा और मामा दोनों ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया था कि आप भारत में आओ और इब्राहिम लोदी के साथ आप युद्ध करो। ठीक है, तो ये नहीं था कि बाबर को कोई सपना आ रहा है कि वो आ गया भारत में। नो, ऐसा नहीं है। इब्राहिम लोदी से उसके चाचा की बनती नहीं थी, तो चाचा और मामा दोनों ने मिलकर ये सोचा कि बाबर को इनवाइट किया जाए। बाबर को बहुत ज़्यादा आगे परेशानियां होंगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो बिल्कुल आप देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध की। आपको इतना समझ आ गया होगा कि 1519 से 1525 की जो स्थिति थी वो बाबर के साथ कैसी थी। अब बात करेंगे हम 21 अप्रैल 1526 की, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यस, बाबर इसमें जीता है और इब्राहिम लोदी इसमें हारा है। हम सैनिकों की बात यहाँ पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि युद्ध में सैनिकों की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। तो बाबर के पास, ये याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। देखिए, यहाँ पर तो 1 लाख सैनिक हैं
वो हार गए हैं और यहाँ पर 12,000 सैनिक हैं, तो वो जीत गए हैं। वो कैसे हुए? क्योंकि जो इनकी पद्धति थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पिट चुकी थी, मतलब कि किसी काम की नहीं रही थी। लेकिन बाबर ने जो यहाँ पर तुलुगमा पद्धति को अपनाया उसका बहुत विशेष महत्व है। और जो पद्धति को अपनाया वो बिल्कुल वैज्ञानिक थी, सटीक थी, मतलब कि उसमें तंत्र था कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे परंपरावादी जो है चीज़ों को अपनाया जा रहा था, जो लगातार भारत में चलती आ रही थी दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश लास्ट वंश है, आप सबको पता होगा। तो परंपरावादी जो है पद्धति का यूज़ किया जा रहा था, तो इस वजह से ये 1,00,000 सैनिक कुछ नहीं कर सके। 12,000 सैनिक ने मिलकर और बाबर समेत इस युद्ध को जीत लिया। मतलब आप मानेंगे कि थोड़ी सी कोस की दूरी पर भी बाबर खड़ा था, वो सब कुछ देख रहा था। इसमें छकड़े और बैलगाड़ी का जो है यूज़ किया गया था। मैं आपको कह रही हूँ, इसके बाद अपनी बुक को आप ज़रूर रीड करेंगे, सब कुछ इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। बैलगाड़ी छकड़े का यूज़ किया गया, उसको क्रम में लगाया गया और उसमें ये भी कहा गया कि जैसे मान लीजिए ये 4 बैलगाड़ी हैं, तो इसके बीच में आपको देखेंगे क्रम में लगाया गया है। बीच में एक व्यक्ति के जो है स्थान भी छोड़ा गया कि वो वहाँ से निकल सके। मतलब अरेंजमेंट जो था बिल्कुल आपका साइंटिफिक तरीके से किया गया था कि किसी को किसी से दिक्कत ना हो। बाबर ये सब चीज़ें देख रहा था, वो सब आप अपनी बुक में रीड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको मेन जो है इतना याद रखना है कि बाबर ने इसमें वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ किया था, वैज्ञानिक विधि का यूज़ किया था। तुलुगमा पद्धति को इसमें विशेष महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ तुलुगमा पद्धति के साथ ही साथ आपको बैलगाड़ी, तोपखाना, खाइयाँ और तुलुगमा पद्धति, इन सबको जो है विशेष महत्व जो है बाबर ने अपने पानीपत के युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, उसमें इस चीज़ का यूज़ किया गया। और आप मानेंगे नहीं, इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे मतलब ये सैनिक सब जीत गए। और हैरानी वाली बात ये है कि ये आधे दिन में जीत गए। मतलब कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो बाबर जी ने स्मार्ट वर्क किया और आधे दिन में इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, और साथ ही साथ इब्राहिम लोदी को भी। तो है ना हैरानी वाली बात। तो सारी बुक में आप रीड करेंगे और इंटरेस्टिंग वे में उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है आपकी बुक में। मैंने आपको जो है जिस्ट बता दिया है। बाबरनामा में बाबर ने इसके बारे में लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार कृपा और दया से ये जो कठिन कार्य, आप देख सकते हैं कि इतने सैनिक सामने खड़े थे, ये कठिन कार्य मेरे लिए आसान बन गया और विशाल शक्तिशाली सेना जो है आधे दिन में ही धराशायी हो गई थी। ये स्टेटमेंट आप बाबर की ज़रूर याद रखेंगे, तभी मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। और आपको इतनी मुश्किल भी नहीं लग रही होगी, बिल्कुल आसान है कि मैं आपको बता रही हूँ कि बाबर क्या सोच रहा था उस समय कि आधे दिन में इतनी बड़ी सेना को हराना नामुमकिन था। लेकिन उसने अपनी सोच समझ से तर्क लगाकर एक सेना नायक के रूप में, अच्छे सेना नायक के रूप में, अच्छे सेनापति के रूप में जो है उसका नेतृत्व किया और बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। अब जानेंगे हम इसके जो हैं परिणाम क्या क्या निकले। देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके परिणाम तो होते ही हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस एक तो आपके लोदी वंश का अंत हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसको अगर हरा दिया गया है तो लोदी वंश का अंत हुआ है। और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था, जो कि इसमें लोदी वंश में अफगानों का प्रभुत्व ज़्यादा था, अफगान सरदार इसमें ज़्यादा थे। तो लोदी वंश का अंत हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना रखी। अफगानों की शक्ति को बहुत ज़्यादा आघात था, मैंने आपको अभी बताया है कि लोदी वंश में ज़्यादा अफगान थे, उनकी शक्ति को गहरा आघात तो लगा ही लगा है। अभी तक तो प्रभुत्व उनका था कि एकदम सडन से आपका बाबर भारत में आ गया है और उसने शासक को हरा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अफगानों की जो शक्ति को आघात तो लगा ही लगा होगा। जो है आपके जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई होगी, ठीक है। लोगों का मानसिक स्तर भी गिरा होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी जो स्तर हैं एक टाइम पे तो सब कुछ गिर ही जाते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है एक इतिहासकार की, आपकी बुक में ही दी गई है, लेन पुल की। तो आपको इसको याद रखना है कि पानीपत का जो युद्ध था वो अफगानों के लिए क्या बन गया था, कब्र बन गया था। मतलब इतनी बुरी स्थिति जो है उस समय अफगानों की हो गई थी। नेक्स्ट है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। देखिए, दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट वंश था लोदी वंश, और मुगल साम्राज्य में जो है जब आप
मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। और मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि सामाजिक स्तर से भी ये ऊपर हो चुका था, ठीक है। इसका एक सामाजिक महत्व बढ़ गया था। आपके मुगल साम्राज्य में अकबर का जिक्र जो होगा आपके होगा 3rd या 4th चैप्टर में। तो अकबर ने जो है बहुत एक महान सम्राट था और उसने भव्य कला, सामाजिक में, सांस्कृतिक में मतलब बहुत कुछ किया है। तो इस समय जब इस मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी तो उसके बाद यहाँ का सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ चुका था। सैनिक महत्व ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें देखने को मिला है। इसमें तुलुगमा पद्धति का यूज़ किया गया है और तोपखाना का यूज़ सबसे पहले बाबर ने हमारे भारत में किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि आपका 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो इतनी बात आपको जो है पानीपत के युद्ध की याद रखनी है। देखिए एक बार आप देख लीजिए 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सैनिक के बारे में आपने बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। 1526 से पहले 1519 से 25 की जो स्थिति है आपने ज़रूर जैसे मेंशन किया है, आपने ज़रूर अपनी कॉपी में इसको मेंशन करना है। इसके बाद आपको परिणाम जो है बताने हैं, ठीक है। तो मुझे होप है आपको ये पानीपत का युद्ध बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है ना तो अभी लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध या कानवाहा की लड़ाई, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन खानवा का युद्ध जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कब हुआ? ये हुआ आपका 16 मार्च 1527 को। देखिए ये क्रम से है। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध और 1529 आपका घाघरा का युद्ध। तो देखिए ये क्रम से है, ये क्रम आपको याद रखना है। और 1530 में आपके बाबर की मृत्यु हो जाती है दिसंबर में, ठीक है। तो ये क्रम से है। देखिए अब बात करेंगे हम खानवा की लड़ाई के बारे में, जो कि 16 मार्च 1527 को हुई थी। अफगान सरदारों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। देखिए जब पानीपत का युद्ध हुआ, अब नेक्स्ट ईयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1527 की, तो जब आपके पानीपत का युद्ध हुआ ना तो अफगानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी और सब यूँ चाह रहे थे कि अफगान तो मेनली यूँ चाह रहे थे, अफगान यूँ चाह रहे थे कि जो ये बाबर है ना भारत से ना निकल जाए, इसको किसी ना किसी तरह ना निकाल दें, मगर नहीं हो सका। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाबर को सिर्फ इतना ही काम कहा गया था कि तूने सिर्फ दिल्ली पर आक्रमण करना है। वो तो मतलब जो है वो तो आगरा तक पर उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। और आगरा पर अधिकार करने के बाद जो राजपूत थे वहाँ पर, उन्होंने मतलब मुठभेड़ उसमें शुरू हो गई, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको दिल्ली कहा गया था तो दिल्ली तक ही रहते ना, आपको आगरा तक आने की क्या ज़रूरत थी। अब अफगान जो थे वो राजपूतों के साथ मिल गए, क्योंकि वो स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अफगानों की स्थिति जो है पानीपत के युद्ध में बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। अफगानों ने क्या किया, राजपूतों को भड़काना शुरू कर दिया। और राजपूतों का जो प्रमुख शासक था वो था आपका राणा सांगा। तो राणा सांगा और आपके बाबर में ये खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गया और बाबर फिर से जीत गया। चलिए इसको पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग वे में। देखिए अफगान सरदारों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। ये आपके जो हैं स्वतंत्र राज्य हैं, ठीक है, और ये उनके शासक है। जैसे संभल में कासिम सांभली, बयाना में आपके थे निज़ाम खां, नाम आप याद रखेंगे। मेवात में मेवाती हसन खां मेवाती, कन्नौज में आपके नासिक खां लोहानी, ग्वालियर में आपके तातार खां, कालपी में आपके आलम खां। तो ये आपको जो है नाम याद रखने हैं। अब जो अफगानों से भी जो अधिक खतरा था ना बाबर को, वो राजपूतों से था, मैंने आपको भी बताया। और राजपूत में जो सबसे मेन था मेवाड़ के राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा जो प्रसिद्ध शासक थे राजपूतों में, और बाबर और राणा सांगा में युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध आगरा के समीप खानवा या कानवा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें राणा सांगा जी हार गए और बाबर जीत गया। तो इस तरह ये जीत हुई, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कारण क्या क्या थे, युद्ध के क्या कारण थे, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी। दोनों को अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य थे। देखिए बाबर को इंडिया में बुलाया गया, आपके भारत में बुलाया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो दिल्ली तक ही रहे, लेकिन उसकी सोच आगे बढ़ती गई, वो आगरा तक पहुंच गया। और आगरा में आपके जो हैं
राजपूत रहते थे और राजपूत यहाँ पर हिंदू जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और यहाँ पर जो आपका बाबर है वो अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसकी भी अपनी थी चीज़ें और यहाँ पे राणा सांगा की भी अपनी चीज़ें थी। लेकिन जब आपको मैंने अभी बताया कि राणा सांगा हार गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने मतलब उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अफ़गानों ने यहाँ पर बहुत अहम रोल निभाया था खानवा की लड़ाई में। दोनों के बीच मुठभेड़ हो करवाई थी। किसने? अफ़गानों ने, राणा सांगा और बाबर में आपसी मतलब था ना, मतभेद था, उनकी इतनी बेइज्जती हुई थी तो वो सोच रहे थे कि भाई लड़ाई तो होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि बाय लक बाबर फिर जीत गया। पानीपत के युद्ध के बाद की स्थिति जो थी बाबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। वो उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे कि उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ चल रही है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। विश्वासघात का आरोप यहाँ पर राणा सांगा ने आपके बाबर पे लगाया था। क्या लगाया था? वो उन्होंने यही बात बोली राणा सांगा ने, जब आपको कहा गया था कि आप भारत में एंट्री कर रहे हो, आपका काम सिर्फ दिल्ली तक है, आप आगरा तक क्यों आए? अगर आगरा तक आए हो क्योंकि मुझे तो यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करनी थी, आपका काम सिर्फ वहीं तक था ना, तो वापस चले जाते ना। दिल्ली पर आपने अधिकार कर लिया, लोधी वंश का अंत कर लिया। इब्राहिम लोधी की जो चाचा और मामा को उनको दिक्कत थी, उन्होंने उसको हरा दिया, तो अब वापस चले जाओ ना। आपको आगे आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आगरा पे आपके राजपूतों का अधिकार था। तो बस यही बात थी। तो युद्ध के कारण ये बन गए। विश्वासघात का आरोप राणा सांगा ने बाबर पर लगा दिया। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने बुक में से कुछ भी रीड आगे कर सकते हैं। मेरे को मेन यही लगा है 16 मार्च 1527 को आपकी खानवा की लड़ाई। थर्ड है आपकी चंदेरी की लड़ाई, जिसमें आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। ये आपकी 1528 में हुई थी। इसमें जो शासक था वो था आपका मालवा का मेदिनी राय, इसमें शासक था। मालवा मेदिनी राय का शासक मालवा का। 1528 में बाबर ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा के जो एक सुप्रसिद्ध दुर्ग था चंदेरी पर, तब इसको चंदेरी की लड़ाई कहते हैं। ये दुर्ग था एक वहाँ का मालवा का। आक्रमण के ध्येय से दोनों के मध्य लड़ाई हुई थी और जब ये युद्ध हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बाबर इसमें जीत गया, मेदिनी राय हार गए। तो जो उनकी दोनों पुत्रियां थी, बाबर का जो बड़ा पुत्र था कामरान और हुमायूं, जिससे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उससे शादी कर दी गई। सिर्फ आपको इतना ही इसमें याद रखना है। 1528 की ये बात थी। 1529 में आपके घाघरा का युद्ध होता है, जो कि आपका 1529 में घाघरा का युद्ध, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, याद कर लीजिए। घाघरा के स्थान पर ये लड़ाई लड़ी गई। नुसरत शाह और अफगान नेता महमूद लोदी दोनों की हार हुई। यानी कि घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस नुसरत शाह और अफगान नेता महमूद लोदी। ठीक है, वो इब्राहिम लोदी था, याद रख लीजिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी था, यहाँ पर आपका महमूद लोदी था और नुसरत शाह था, ये अफगान नेता था। ठीक है, इसमें ये दोनों हार गए, बाबर जीत गया। और इसके बाद बाबर को क्या मिला? बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर आपके बाबर ने अधिकार कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, घाघरा के युद्ध में आपको इतनी चीज़ याद करनी है, चंदेरी की लड़ाई में ये, और खानवा की लड़ाई, और ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आप देख सकते हैं 1529 तक उसने युद्ध लड़े, लेकिन अंतिम दिनों में क्या हुआ कि 26 दिसंबर 1530 को आपके बाबर की हो जाती है मृत्यु। और इसके बाद हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर वो बना के गया, लेकिन हुमायूं को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह आपका बाबर आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो कैसे लगे ये तीनों लेक्चर? कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देखना है। हर स्टूडेंट ने देना है, जो भी देख रहा है और जो भी देख के जा रहा है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल टॉप पे वीडियो पहुँच जाए, तो वो आपके लाइक से और कमेंट से होगा। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर आप मैक्सिमम कीजिए, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस डलें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ कि अब चैनल पर आपको BA 5th सेम यानी कि 3rd ईयर की भी क्लासेस आपको जल्द ही मिलने वाली हैं। तो ये सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। 3rd सेम की तो चल रही हैं, ये आपकी 5th सेम की होंगी।
ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस की भी आपको टाइम टू टाइम मैं वीडियो देती रहूँगी। और हाँ, सीटेट जो है, सीटेट की जो आपकी सीडीपी होती है, तो उसके भी लेक्चर अब आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चैनल पर चलता रहेगा, ठीक है। लाइव आके एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगी कि चैनल पर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप बस इतना ही मुझे प्यार देते रहें, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के थ्रू होगा, लाइक के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।